हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 12th क्लास के इतिहास सब्जेक्ट में जलियांवाला बाग हत्याकांड डिस्कस करेंगे। ये कब हुआ था, ये थोड़ा बहुत जानकारी तो आप सबको होगी ही। इसमें ये क्यों हुआ था, इसके कारण, घटनाएं और राष्ट्रीय आंदोलन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, इन मुख्य बिंदुओं पर हम फोकस करेंगे। तो मुख्य बात यह है कि ये जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ। तो ये है 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ। बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को पंजाब में बैसाखी मनाई जाती है। तो बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में यह हत्याकांड हुआ था, जो अमृतसर में है। कुछ लोग बैसाखी मनाने के लिए बाग में इकट्ठे हुए थे और कुछ विरोध प्रदर्शन करने के लिए भी यहाँ इस जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे। तो इसके विषय में हम जो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, इसके ऊपर एक ब्रिटिश लेखक है वी चिरोल, उन्होंने अपनी बात रखी और कहा इस हत्याकांड के बारे में कि यह ब्रिटिश भारत के इतिहास में एक काला दिन था। काला दिन के रूप में ये याद किया जाएगा। कारण, किन कारणों से ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, हम संक्षेप में ब्रीफ में करेंगे। नंबर 1, गदर आंदोलन का प्रभाव। एक गदर पार्टी की स्थापना की गई थी, जो 21 अप्रैल 1913 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नामक स्थान पर हुई थी। कब हुई थी गदर पार्टी की स्थापना, ये सब ने अच्छे से याद रखना है। 21 अप्रैल 1913 को सैन फ्रांसिस्को नामक स्थान पर ये इस पार्टी की स्थापना की गई थी, जो अमेरिका में है। इस पार्टी का अपना एक उद्देश्य था कि सशस्त्र विद्रोह करके भारत को ब्रिटिश शासन से आज़ादी दिलाना। भारत में अंग्रेज़ों का शासन था और वहाँ से अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंकना और स्वतंत्रता प्राप्त करना इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य था। इसने 21 फरवरी 1915 को अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह करने का प्लान बनाया था, 21 फरवरी 1915 को, परंतु ब्रिटिश शासन को इसके बारे में जानकारी मिल गई थी, इसलिए उन्होंने इसको क्रूरतापूर्वक दबा दिया। ये सशस्त्र विद्रोह करने वाले जो लोग थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया, जेलों में लंबे समय तक डाल दिया गया। कुछ लोगों को फांसी की सज़ा भी दी गई। इसमें 42 लोगों को फांसी की सज़ा दी गई, औरों को लंबी जेल में डाल दिया गया। तो ये सब कुर्बानियाँ देकर लोगों में रोष था, जनता में रोष था। तो ये रोष ही था जो आगे जलियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में हमारे सामने आया। दूसरा पॉइंट है होम रूल आंदोलन का प्रभाव। होम रूल का क्या अर्थ है, पहले ये बताओ। होम रूल, होम घर, रूल शासन, मतलब घर का अपना शासन, स्वशासन कह सकते हैं हम। तो होम रूल आंदोलन चलाया गया। ये 1916 ईस्वी में किन्होंने इस मूवमेंट को चलाया, बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट ने। बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट ने इस आंदोलन की स्थापना की पूना और चेन्नई में। ये प्रमुख बातें हैं, पूना और चेन्नई। तो होम रूल आंदोलन की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई। ये 1916 ईस्वी में हुई। किसने की? बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट ने पूना और मद्रास में इसकी स्थापना की। इसका लक्ष्य था कि
स्वराज्य प्राप्त करना, अपना शासन प्राप्त करना। तिलक ने इस विषय में कहा भी है, क्या कहा है? प्रमुख वाक्य है तिलक के, ये बाल गंगाधर तिलक के, कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे प्राप्त करके रहूँगा। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे प्राप्त करके रहूँगा। ये तुमने यूँ का यूँ याद करना है, यूँ का यूँ ध्यान रखना है कि बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था स्वराज्य के विषय में, कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे प्राप्त करके रहूँगा। इस आंदोलन को ज़्यादा सक्रिय बनाने के लिए, प्रभावशाली बनाने के लिए श्रीमती एनी बेसेंट ने सारे देश का, पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया, दौरा किया। जगह जगह इसके विषय में लोगों को जानकारी दी गई। सारे देश में फिर होम रूल, राज्य की मांग उठने लगी। लोग कहने लगे कि हम स्वराज्य प्राप्त करके रहेंगे। सरकार ने देखा कि सब लोग जुड़ रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, होम रूल आंदोलन से लोग सब जुड़ते चले जा रहे हैं और ये आंदोलन एक बड़ा रूप धारण करता जा रहा है। तो इस आंदोलन को दबाने के लिए ब्रिटिश शासन ने क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया। श्रीमती एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया गया, जेल में डाल दिया गया। तो इस तरह से और अनेक आंदोलनकारियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो लोगों में और रोष फैल गया, और गुस्सा फैल गया, फूट गया। जगह जगह धरना प्रदर्शन होने लगे। अंत में सरकार ने सभी आंदोलनकारियों को रिहा कर दिया। नंबर 3 है सेना में बलपूर्वक भर्ती। तो ये सेना में बलपूर्वक भर्ती नंबर 3 पॉइंट। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, जो 1914 से 1918 चला था, अंग्रेजों ने भारतीयों को विश्वास दिलाया था कि तुम इस युद्ध में हमारा साथ दो, हम इस युद्ध की समाप्ति पर तुम्हें अनेक रियायतें, सुविधाएं दे देंगे। गांधी जी ने भी देशवासियों का आह्वान किया ब्रिटिश शासन की सहायता करने के लिए, और लोगों ने फिर सहायता भी की। इस युद्ध के दौरान लोगों को ज़बरदस्ती, युवकों को ज़बरदस्ती भर्ती किया जाने लगा, विशेषकर पंजाब में। पंजाब के जो लोग थे उनकी बहादुरी के विषय में ब्रिटिश शासन को पता था, और इस कारण ज़्यादा से ज़्यादा पंजाब से युवाओं को सेना में भर्ती किया जाने लगा, ज़बरदस्ती भर्ती किया जाने लगा। वहाँ के जो लोकल थे, गांव के जो जागीरदार थे, नंबरदार थे, वो लोगों को ज़बरदस्ती पकड़कर ले जाने लगे भर्ती करने के लिए। और इस तरह से लोगों को, युवकों को ज़बरदस्ती सेना में भर्ती किया जाने लगा। जिन्होंने भर्ती ना होना चाहा, इससे इनकार किया, विरोध किया, तो उन पर कोई भी धारा लगाकर, कोई भी अपराध लगाकर उनको जेल में डाल दिया जाता था। उनके घर वालों को भी काफ़ी परेशान किया जाता था, अपमानित किया जाता था, महिलाओं को भी अपमानित किया जाने लगा। तो इस तरह से बहुत बुरे व्यवहार के द्वारा अंग्रेज़ों ने लोगों को दबाने की कोशिश की, लोगों की आवाज़ को दबाने की कोशिश की। और वहाँ से पंजाब से, खासकर पंजाब से बहुत से युवाओं को सेना में भर्ती किया गया, ज़बरदस्ती भर्ती किया गया। इस कारण भी लोगों में गुस्सा था। फिर है मूल्यों तथा करों में वृद्धि। नंबर 4 पॉइंट है मूल्यों तथा करों में वृद्धि। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो रोज़मर्रा की चीज़ें थी, डेली यूज की चीज़ें थी, उन सब का दाम, रेट बढ़ गया था, और जिसके कारण लोगों को, जो जन सामान्य लोग थे, जनसाधारण लोग थे, उनको जीवन यापन के लिए काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। हर एक चीज़ के मूल्य बढ़े हुए थे। सरकार ने भी इनको नियंत्रण में करने की कोई कोशिश नहीं की। तो इस कारण से लोग बहुत परेशान थे। जो डेली जो काम में चीज़ें आ रही हैं, अनाज है, तेल है, घी है, मसाले हैं, इन सब चीज़ के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। और सरकार के ऊपर जो विश्व युद्ध चल रहा था, तो खर्चा तो बढ़ ही रहा था, ब्रिटिश सरकार का भी। तो उस खर्चे को पूरा करने के लिए उन्होंने अनेक नए कर लगा दिए लोगों के ऊपर,
पुराने कर थे उनमें वृद्धि कर दी। तो इस तरह से लोगों के ऊपर करों की मार भी बहुत ज़्यादा हो गई। लोग गरीब थे, इस तरह के कर देने में असमर्थ थे। इस कारण भी लोगों का अंग्रेज़ों के प्रति गुस्सा फूट रहा था, रोष था, गुस्सा था अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध कि ये तो हमारा शोषण कर रही है और हमें किसी भी तरह से जीने नहीं दे रही है। हर तरह से भारतवासियों का शोषण हो रहा था, हर तरह से। तो इस कारण भी लोगों में गुस्सा था और अंग्रेज सरकार के विरुद्ध लोग इकट्ठा हो रहे थे। नंबर 5 है रोलट एक्ट। अंग्रेजों ने ये वादा किया था भारतीयों से कि तुम इस प्रथम विश्व युद्ध में हमारा साथ दो, उसके बाद हम तुम्हें सुविधाएं दे देंगे, कुछ रियायतें दे देंगे। तो लोगों को उम्मीद थी कि इस विश्व युद्ध की समाप्ति पर हमें कुछ सुविधाएं मिलेंगी, कुछ राहत मिलेगी, परंतु मिला क्या? रोलट एक्ट, जिसे काला कानून कहा जाता है। ये पुरस्कार के रूप में अंग्रेज सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने भारतवासियों को दिया। ये रोलट एक्ट क्या था? रोलट एक्ट पास किया गया। कब पास किया गया? 18 मार्च 1919 को। रोलट एक्ट कब पास हुआ? 18 मार्च 1919 को। इसके तहत किसी भी व्यक्ति को, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है, बिना किसी कारण के, बिना कुछ बताए उसे गिरफ्तार किया जा सकता है और उसे जेल में भी डाला जा सकता है। वो कहीं भी ना वो दलील दे सकता है, ना कहीं अपील कर सकता है, ना ही वो कोर्ट में जा सकता है। उसे कोई अधिकार नहीं था, व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं था। सारा अधिकार अंग्रेज सरकार के पास थे कि किसी को, व्यक्ति को भी शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है और उसे लंबे समय के लिए जेल में भी डाला जा सकता है। और जो जिसे गिरफ्तार किया जा रहा है, जिस व्यक्ति को, वो कहीं भी अपनी अपील नहीं कर सकता है, ना कोई कोर्ट में जा सकता है, उसे कोई अधिकार नहीं थे। तो उस विश्व युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेज सरकार ने भारतवासियों को ये एक तोहफा दिया, रोलट एक्ट का, काला कानून का, जिससे लोग बहुत ही गुस्से में थे, क्रोधित थे। इसके कारण जगह जगह आंदोलन होने लगे, हड़तालें होने लगी, लोग अपना गुस्सा दिखा रहे थे ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध। तो एक प्रसिद्ध इतिहासकार है डॉक्टर ताराचंद ने इसके विषय में कहा भी है कि रोलट एक्ट ने पंजाब के घाव पर नमक छिड़कने का कार्य किया है। अगला पॉइंट, छठा पॉइंट है महात्मा गांधी द्वारा हड़ताल का आह्वान। ये रोलट एक्ट के बाद महात्मा गांधी ने पूरे देश का भ्रमण किया और लोगों को इकट्ठा किया, एकजुट किया और एक हड़ताल का दिन रखा। पहले तो ये दिन 30 मार्च 1919 को रखा गया था, परंतु बाद में ये 6 अप्रैल 1919 को कर दिया गया कि 6 अप्रैल को पूरे देश में हड़ताल की जाएगी। ये निश्चित किया गया और लोग इसके प्रति इकट्ठा हो रहे थे, सब मिलकर काम कर रहे थे, सभी एक दूसरे को सचेत करने की, ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जागरूक करने की कोशिश कर रहे थे। इस हड़ताल में, इस आंदोलन में हिंदू मुसलमान सब मिलकर सामने आ गए थे, सब मिलकर भाग ले रहे थे और पूरे देश में इस हड़ताल का, पूरे देश में जोर से, मतलब पूरे एकजुटता से समर्थन किया जा रहा था। एकजुटता से लोग सामने आ रहे थे और इस हड़ताल को लोग बिल्कुल ही सफल बनाने की कोशिश कर रहे थे कि ये हड़ताल हमारी जो 6 अप्रैल 1919 का दिन निश्चित किया गया है, सारे देश में हड़ताल की जाएगी, इसको सफल बनाने के लिए सभी सामने आ रहे थे। तो इस हड़ताल के लिए, जैसे गांधी जी ने या के आह्वान पर यह हड़ताल की जा रही थी, लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे और लोगों को, एक दूसरे को बता भी रहे थे कि भी 9 अप्रैल को सभी ने देशव्यापी हड़ताल करनी है। इसके लिए अनेक कहीं छोटे मोटे हिंसक घटनाएं भी हालांकि गांधी जी
का ये आदेश था कि अहिंसापूर्ण ढंग से हमने ये हड़ताल करनी है, किसी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है। परंतु कुछ छोटी मोटी हिंसक घटनाएं भी हुई और इस कारण गांधी जी बम्बई में थे। वहाँ से फिर जैसे पंजाब में भी कुछ हिंसक घटनाएं हुई, उसके कारण गांधी जी पंजाब जाने के लिए बम्बई से रवाना हो गए। बम्बई से दिल्ली आए, दिल्ली से फिर वो पंजाब जा रहे थे। रास्ते में ही पलवल एक जगह आती है, हरियाणा में है पलवल, वहाँ पर गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। वहाँ से गांधी जी को पंजाब नहीं जाने दिया गया। पंजाब में कुछ छोटी मोटी हिंसक घटनाएं हुई थी, वहाँ के लोगों को समझाने के लिए गांधी जी जाना चाह रहे थे और गांधी जी को 9 अप्रैल को पलवल नामक जगह से गिरफ्तार कर लिया और वापस बम्बई भेज दिया। तो ये 6 पॉइंट हैं कि किन कारणों से ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, ये कारण थी। फिर घटनाएं आ जाती हैं। तुरंत जो घटना थी वो किस प्रकार से हुई। रोलेट एक्ट के कारण सारे देश में गुस्सा था, लोग हड़ताल करना चाह रहे थे। 6 अप्रैल को जुलूस निकाले जा रहे थे। अमृतसर में 2 प्रसिद्ध नेता थे, डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। ये रोलेट एक्ट के विरोध में जगह जगह भाषण दे रहे थे और लोगों को जागरूक कर रहे थे, इसके बारे में जानकारी दे रहे थे और सभी लोग इनके साथ आ भी रहे थे। और हिंदू मुस्लिम, डॉक्टर किचलू मुस्लिम और डॉक्टर सतपाल हिंदू, और हिंदू मुस्लिम की एकता को देखकर वहाँ का जो माइकल ओडवायर जो था लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो डर गया, घबरा गया और उन्होंने जो डिप्टी कमिश्नर था पंजाब का, उनको ये आदेश दिया कि डॉक्टर सतपाल और किचलू को गिरफ्तार किया जाए। तो उन्होंने 10 अप्रैल को डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर किचलू को गिरफ्तार करके धर्मशाला भेज दिया। तो ये जो बात थी, पंजाब से डॉक्टर सतपाल और किचलू जो एक महत्वपूर्ण नेता थे पंजाब के और अगवानी भी कर रहे थे, उनको गिरफ्तार करके धर्मशाला भेज दिया। ये बात सारे पंजाब में फैल गई। लोग भड़क उठे कि हमारे नेताओं को इस तरह से क्यों गिरफ्तार कर लिया गया। इस विषय में अनेक जगह जुलूस निकाले गए, धरना प्रदर्शन किया गया। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर जो था, उसने इनको गिरफ्तार किया था, तो उनके जो कार्यालय था उनकी तरफ लोग जाने लगे। जुलूस तो शांतिपूर्ण चल रहा था, परंतु उस पर बिना किसी कारण के गोलियां चला दी गई, जिसके कारण भीड़ भड़क उठी और उन्होंने भी कई जगह तोड़फोड़ कर दी। जैसे जो संचार के साधन है उनको नष्ट कर दिया गया, रेलवे स्टेशन पर आग लगा दी गई। इस तरह से कुछ हिंसक घटनाएं भी भीड़ ने की। कुछ 5 अंग्रेज अफसरों को भी मार दिया। इसमें एक महिला डॉक्टर थी, वो भी घायल हो गई थी, परंतु भारतीयों के द्वारा ही उसे बचा लिया गया। इस तरह से ये घटनाएं हुई, हिंसक घटनाएं भी हुई। तो ये पूरा पंजाब में ये हिंसक घटनाएं हो रही थी, लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, पंजाब का माहौल खराब होता जा रहा था। तो इसलिए जो माइकल ओडवायर है, उन्होंने ब्रिगेडियर जनरल को बुलाया और उनको इसकी कमान सौंप दी कि तुमने इसको नियंत्रण में करना है, इसकी स्थिति को संभालना है, पंजाब को नियंत्रण में करना है। तो जनरल डायर 12 अप्रैल को अमृतसर पहुंच गए थे और इनके अमृतसर पहुंचने पर लोगों में फिर से वहां पर तनाव की स्थिति हो गई। फिर से लोगों में रोष फैल गया और तनाव की स्थिति हो गई। जनरल डायर ने अनेक लोगों को गिरफ्तार कर लिया और सभी सभाओं पर, जो सार्वजनिक सभाएं होनी थी, उन सब पर प्रतिबंध लगा दिया और धारा 144 लागू कर दी। परंतु धारा 144 जो उन्होंने लागू की थी, ये इसका ऐलान सार्वजनिक रूप से नहीं किया गया, कागजों में कर दिया, परंतु सार्वजनिक रूप से सभी लोगों को, जैसे पंजाब में नहीं बताया गया कि धारा 144 लागू कर दी गई है, किसी प्रकार की सार्वजनिक सभा नहीं होगी। ये सब बातें उन्होंने सार्वजनिक नहीं की थी, इसकी मुनादी नहीं करवाई थी। तो जो डॉक्टर सतपाल और किचलू
को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके रोष में उन्होंने एक जलियांवाला बाग में सभा रखी। 13 अप्रैल का दिन निश्चित किया कि यहाँ पर एक सभा होगी और उसमें आगे की कार्रवाई जो करनी है उसके विषय में तय किया जाएगा। तो सभी लोग 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए। कुछ लोग जैसे 13 अप्रैल को पंजाब में बैसाखी मनाई जाती है, इसके लिए भी उस जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे। और कुछ लोग इसके लिए भी डॉक्टर सतपाल और किचलू को जो गिरफ्तार कर लिया गया था और आगे की जो कार्रवाई की जानी थी उसके विषय में भी लोग इकट्ठे हुए थे कि यहाँ पर हमने अपने आगे का जो कार्यक्रम है वो निश्चित करना है, इसलिए भी इकट्ठे किए गए थे। तो लोगों को मना नहीं किया गया जलियांवाला बाग में इकट्ठे होने के लिए। किसी प्रकार का लोगों को ये जानकारी नहीं दी गई कि तुम यहाँ इकट्ठे नहीं हो सकते हो। तो करीब करीब कहते हैं कि 15-20 हज़ार लोग वहाँ पर थे, कुछ बैसाखी के मेले के कारण और कुछ इस प्रोग्राम के लिए इकट्ठे हुए थे। तो जनरल डायर अचानक वहाँ पर आ गया अपने 150 सैनिकों को साथ लेके और मशीन गनों के साथ। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो दरवाज़ा था वहाँ पर अपनी सैनिकों को खड़ा कर दिया, मशीन गनों को लगा दिया गया और बिना किसी चेतावनी के उन्होंने फायर करना शुरू कर दिया, गोलियां चलानी शुरू कर दी। 3 और दरवाजे थे परंतु गेट थे जलियांवाला बाग के, वो तीनों बंद थे। एक गेट था, इसके ऊपर जनरल डायर अपने सैनिकों के साथ खड़ा था, मशीन गनें लगी हुई थी, गोलियां चलानी शुरू कर दी थी। सभी लोगों में भगदड़ मच गई। अचानक लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है, ये गोलियां कहाँ से आ रही है। ये सब लोग देखकर हैरान थे और इधर उधर भागने लगे। उसमें बहुत ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार तो कहते हैं कि 400 लोग मारे गए और 1200 घायल हुए, परंतु जो कांग्रेस कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी उसमें 1200 लोगों के मरने की सूचना दी गई कि लगभग 1200 लोग मारे गए हैं और लगभग 3000 से अधिक लोग वहाँ पर घायल हुए हैं। तो इस तरह से इतना बड़ा नरसंहार था जनरल डायर ने जो किया, ये बहुत बड़ा हत्याकांड था, मानसिक अत्याचार था जो जनरल डायर के द्वारा किया गया था। लोगों को किसी भी तरह से बचने का मौका नहीं दिया गया और वहीं पर गोलियों से भून दिया गया। तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड था। तो इतना बड़ा नरसंहार हुआ, पूरे देश में जंगल में आग की तरह ये सूचना फैल गई कि जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने लोगों को बड़ी ही बेरहमी से मार दिया। 1200 के करीब लोग मारे गए, 3000 से ज़्यादा अधिक लोग घायल हो गए। तो ये एक बहुत बड़ा, पूरे विश्व में एक बहुत बड़ा हत्याकांड था, नरसंहार था। पूरे विश्व में इस बात की निंदा हुई, भर्त्सना हुई। तो जो ये हत्याकांड हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसका राष्ट्रीय आंदोलन, आगे आने वाले राष्ट्रीय आंदोलनों पर क्या प्रभाव पड़ा, ये भी हमने डिस्कस करना है। तो राष्ट्रीय आंदोलनों पर स्वाभाविक सी बात है कि बहुत बड़ा और बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा, क्योंकि ये जलियांवाला बाग हत्याकांड एक बहुत बड़ा नरसंहार था, मानसिक अत्याचार था। सभी तरफ जनरल डायर की बदनामी हो रही थी। सब कह रहे थे कि ये इन्होंने बहुत निंदनीय कार्य किया है और ये सारे देश में फैल गया। हाहाकार मच गए लोगों में, लोग बहुत क्रोधित हुए, बहुत गुस्से में थे, रोष में थे और लोगों के दिल में, जो जनसाधारण लोग थे उनके दिल में भी अंग्रेजी सरकार, जो ब्रिटिश सरकार थी उसके प्रति जो घृणा थी वो और भी ज़्यादा बढ़ गई। और जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन थे उनको इससे प्रोत्साहन भी मिला। अनेक लोगों को जो उपाधियाँ मिली थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा, उन्होंने लौटानी वापस कर दी। जैसे उदाहरण के तौर पर जैसे रविंद्रनाथ टैगोर को ब्रिटिश शासन ने नाइट की उपाधि दी थी, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना रोष प्रकट करने के लिए नाइट की उपाधि लौटा दी। महात्मा गांधी भी इस नरसंहार से बहुत आहत हुए।
उन्होंने भी ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हो गए, जो कि जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने के लिए सारे भारतवर्ष को कहा था, समर्थन देने के लिए आह्वान किया था सभी भारतवासियों का कि भाई इस युद्ध में समर्थन दें, तो वे भी इस नरसंहार से बहुत दुखी हुए और पूर्ण रूप से अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए और उन्होंने एक बड़ा आंदोलन चलाने का प्लान बनाया, एक रूपरेखा बनाई राष्ट्रीय। और इस तरह से इसके बाद ही, इसके साथ ही गांधी जी एक राष्ट्रीय नेता के रूप में उभर कर सामने आए और उन्होंने इसके विरुद्ध आंदोलन चलाया। वो हम आगे आने वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर तो हमने इतना ही करना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ वो किन कारणों से हुआ और क्या, जैसे इस आगे आने वाले राष्ट्रीय आंदोलनों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा और किस तरह से ये हत्याकांड हुआ, घटना क्या थी, किस तरह से हुआ, ये सब हमने इसमें डिस्कस किया है। और इसमें कुछ क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन तैयार किए गए हैं, कुछ ब्रीफ में है, जैसे कारण है 5-6 कारण बता दिए गए, फिर घटना मुख्य रूप से जो घटना थी वो बता दी गई, इसमें तुम देख लेना जो फोटो आ रही है इसमें। फिर इसका क्या प्रभाव पड़ा, भाई सभी लोग क्रोधित हो उठे, सभी लोगों में रोष था, बहुत से लोगों को जो ब्रिटिश शासन से कुछ उपाधियाँ मिली थी वो वापस लौटानी शुरू कर दी अपने रोष को प्रकट करने के लिए। गांधी जी भी सब लोगों को इकट्ठा करने लगे आंदोलन करने के लिए। तो इस तरह से राष्ट्रीय आंदोलन पर भी इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। तो इसके मुख्य कुछ क्वेश्चन बनते हैं एक एक अंक के, वो भी इसमें दिए गए हैं। जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, 13 अप्रैल 1919 को हुआ। कहाँ पर हुआ, पंजाब के अमृतसर में हुआ। फिर गदर पार्टी की स्थापना कब हुई, ये हुई 21 अप्रैल 1913 ईस्वी में। कहाँ पर हुई, सैन फ्रांसिस्को में हुई, जो अमेरिका में है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, होम रूल आंदोलन की स्थापना कब और किसने की। तो होम रूल आंदोलन की स्थापना बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट ने पूना और मद्रास में की। इसका क्या उद्देश्य था, स्वराज्य प्राप्त करना उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था, होम रूल आंदोलन का उद्देश्य क्या था कि भाई हमें स्वराज्य प्राप्त करना है। बाल गंगाधर तिलक के इसके विषय में मुख्य वक्तव्य है, वाक्य है क्या, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, 1914 से 1918 ईस्वी में हुआ। और रोलेट एक्ट कब पास हुआ, ये भी बताना है। रोलेट एक्ट कब पास हुआ, 18 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट पास हुआ। तो ये कुछ क्वेश्चन बनते हैं मुख्य रूप से छोटे छोटे, एक एक अंक के, ये भी आ सकते हैं, ये भी तुमने याद करना है। एक क्वेश्चन ये बड़ा बन जाता है, 2 अंक बड़ा बन जाता है, भाई जलियांवाला बाग हत्याकांड के विषय में बताएं, 2 अंक का बन जाएगा। और फिर मुख्य रूप से ये पूछ लें भाई किन कारणों से हुआ, तो ये 6 छोटे छोटे कारण तुमने ब्रीफ में बता देने हैं। तो इसमें ये था होम रूल आंदोलन कब, इसकी स्थापना कब हुई, 1916 ईस्वी में हुई। ये एक और क्वेश्चन रह गया था कि होम रूल आंदोलन की स्थापना कब हुई, सन 1916 में हुई। किसके द्वारा स्थापित किया गया, बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट ने पूना और मद्रास में इसकी स्थापना की। उम्मीद करती हूँ कि ये तुम्हें पसंद आया होगा और इसके बाद अगले टॉपिक पर मिलेंगे हम। धन्यवाद।